पिछले क्लास में हम लोग पाई चार्ट पढ़े थे। पाई चार्ट को अभी बहुत सारा क्वेश्चन बताना बाकी है, एक क्वेश्चन सिर्फ बताए थे, लेकिन आज बार ग्राफ के बारे में कुछ बताते हैं और उस पर 1-2 क्वेश्चन और 65th का क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे जो 65th में आया हुआ है। स्टैटिस्टिक्स में 3 चीज़ है मेन, एक पाई चार्ट, एक बार डायग्राम और एक पॉइंटेड ग्राफ। ठीक है, तो 3 तरीके का चीज़ है, लेकिन उसमें क्वेश्चन आता है 3 तरीके के चीज़ से, एक पाई चार्ट से, एक बार डायग्राम से और एक पॉइंटेड ग्राफ से। उसमें कुछ टैबुलेशन भी मिक्स होता है। टैबुलेशन पढ़ना अलग से है, चैप्टर अलग से दिया है, लेकिन टैबुलेशन से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन इसलिए नहीं आता क्योंकि टैबुलेशन एकदम बच्चों वाली चीज़ हो जाती है, कोई भी बच्चा देखेगा और जोड़ घटा के उसमें से आंसर निकाल लेगा। 6-7 के बच्चों को भी दे दिया जाएगा तो आराम से टैबुलेशन से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। टैबुलेशन का यूज जनरली पाई चार्ट में होता है। कोई भी 2 पाई चार्ट या 1 पाई चार्ट दिया हुआ है और उसके बाद एक टैबुलर फॉर्म में कुछ डेटा दिया हुआ है जिससे उस पाई चार्ट को सपोर्ट मिलेगा। तो पाई चार्ट आप लोग बनाइएगा और नेक्स्ट क्लास में पाई चार्ट पढ़ाएंगे। पहले अभी बार ग्राफ बताते हैं, क्योंकि पाई चार्ट इन लोग को एक क्लास ले चुके हैं। बार ग्राफ में क्या होता है, बार ग्राफ में क्या होता है, किसी भी कंपनी का, किसी भी देश का, हाँ बोलिए, अच्छा ठीक है, ठीक, किसी भी कंपनी का, किसी भी देश का, किसी भी राज्य का, क्षेत्र का या किसी भी सेक्टर से रिलेटेड या किसी चीज़ के प्रोडक्शन का, जैसे किसी राज्य में, देश में कभी अन्न के उत्पादन का, गेहूं का, चावल का, बार्ली का, इस तरीके से बहुत सारा प्रोडक्शन का डेटा दिया रहता है। कहीं कार के प्रोडक्शन का डेटा दिया किसी कंपनी का, किसी कंपनी में कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा है तो उसका प्रोडक्शन का डेटा दिया है, इस साल में इतना, उस साल में उतना और उस साल में उतना प्रोडक्शन हो रहा है। कभी कभी 2-3 कंपनी मिलाकर एक प्रोडक्शन का दिया रहता है, कभी कभी 5-6 कंपनी है और अलग अलग साल में दिया रहता है कि जैसे 2002 से 3 का डेटा कुछ दिया है, 3 से 4 का दिया और फिर 4 से 5 का दिया है, और कंपनी एक ही है। जैसे एक कार की कंपनी है, होंडा है, जीएम है, फिर टाटा मोटर्स है, तो 5-6 कंपनी है, मारुति है, तो अलग अलग साल का सबका प्रोडक्शन का डेटा दिए हुए है। अब उसमें कह रहा है कि जनरल मोटर जो है उसमें उस साल में कितनी प्रोडक्शन हुआ, उस अगले साल में कितना हुआ और आगे वाले साल में कितना हुआ। अब उसमें अंतर बताइए या कितना इंक्रीमेंट हुआ। जैसे 2002 से डेटा दिया हुआ 2005 तक, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ। फिर किसी में कह रहा है कि हाईएस्ट इंक्रीमेंट किस में हुआ, किसी में पूछेगा लोएस्ट क्या हुआ, या किसी में पूछा कितना घटा, और किसी में सबसे कम प्रोडक्शन यानी कि कितना, मतलब सबसे कम घटा या सबसे ज्यादा घटा। उस तरीके का कुछ कैलकुलेटिव दिया रहता है और कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी दिया रहता है जिसको समझ कर बनाना होगा। अब ये सब जो चार्ट है वो इजी वे में है, पहले तो हम लोग इजी वाले को समझते हैं। एक इजी को समझ जाएंगे, फिर उसके बाद 65th में आया हुआ एक क्वेश्चन है उसको हम लोग डील करेंगे। एक क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा, किसी कंपनी का एक विशेष वर्ष में, किसी कंपनी का एक विशेष वर्ष में विभिन्न मदों में खर्च प्रतिशत नीचे दिए गए दंड आलेख में दिखाया गया है। नीचे दिए गए दंड आलेख यानी कि बार ग्राफ में दिखाया गया है, नीचे दिए गए दंड आलेख में दिखाया गया है। आलेख का अध्ययन कीजिए तथा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हाँ, आलेख का अध्ययन कीजिए तथा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक कंपनी के विभिन्न मदों में प्रतिशत खर्च, एक कंपनी के विभिन्न मदों में प्रतिशत खर्च। अब यहां जो डेटा दिया हुआ है वो है प्रतिशत खर्च। क्या चीज पे खर्च है, ढांचे पर खर्च, यानी किसी कंपनी का ढांचा बनाना है तो उस पर खर्च 20, ये जो है वो 20 है। 5 से शुरू है, 5, 10, 15, 5, 10,
15 और 20। ये क्या लिखा है, ढांचा पर खर्च। ठीक है, ये कितना हो गया, 20% ढांचा पे खर्च। फिर कह रहा भाड़ा पर खर्च, ये एग्जैक्टली दिया 12.5%। साढ़े बारह लिखा नहीं यहाँ पे, लेकिन एक लाइन ड्रॉ कर दिया है कि बीच में है। विज्ञापन पे खर्च है 15%। ये हो गया 15। विज्ञापन पर खर्च। फिर है कर यानी कि टैक्स पे खर्च, वो है 10। यह है कर यानी टैक्स, यह है 10। फिर है शोध पे 10%। ये 5 हो गया शोध पे। कर पे 10 है ये, और शोध पे 5 है, और वेतन 20। ये हो गया वेतन 20%। ये ऋण पर ब्याज, वो है 17.5%। ऋण पर ब्याज, ये डेटा दिया हुआ है। हाँ, अब आगे क्वेश्चन होगा। ऋण पर ब्याज यानी कि जो आप कहीं बैंक से या किसी से भी जो आप लोन लिए हैं, उस पर जो आपको ब्याज इंटरेस्ट जो पेमेंट करना पड़ रहा है। पहला क्वेश्चन लिखिए, ऋण पर ब्याज का खर्च, ऋण पर ब्याज का खर्च भाड़े खर्च से कितना प्रतिशत अधिक है। अगला बोले, नहीं, ऋण पर ब्याज का खर्च भाड़े खर्च से कितना प्रतिशत अधिक है। नहीं, कुल खर्च को x मान लीजिए। टोटल बैंक परसेंट में ही दिया हुआ है। हाँ, परसेंट में दिया हुआ है। हाँ, 15 है, फिर 10 है, फिर 5 है, फिर 20 है, फिर 17.5 है। देखना पड़ेगा आंसर हमको। 40% है, सही। अगला क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ढांचे पर खर्च तथा भाड़ा खर्च का योग, ढांचे पर खर्च तथा भाड़ा खर्च का योग, ढांचे पर खर्च तथा भाड़ा खर्च का योग एवं कर तथा ऋण पर ब्याज का योग, एवं कर तथा ऋण पर ब्याज का योग, यानी ये दो अलग जोड़ और ये दो अलग जोड़। ढांचे पर खर्च तथा भाड़ा खर्च का योग, उसके बाद है कर एवं कर तथा ऋण पर ब्याज का योग, कर तथा ऋण पर ब्याज का योग। ऋण पर ब्याज है लास्ट पॉइंट हमारा, कर तथा ऋण पर ब्याज का योग। इन दोनों का अनुपात कितना है, इन दोनों का अनुपात कितना है। इसमें जो सब दिया हुआ है ना पॉइंट्स क्वेश्चन का, इसको बहुत शॉर्ट मेथड से भी बनाया जा सकता है। जैसे कि एसएससी में मैथमेटिक्स को हम लोग बनाते हैं, लेकिन वैसे बनाना नहीं है, बनाना है बिल्कुल यूनिटरी मेथड से, लिख लिख कर, समझा कर कि क्या हम माने, क्या लिए, क्या निकालें और क्या दिया हुआ है इसमें। ठीक है, क्योंकि पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन को बस एक स्टेप में बना के खत्म किया जा सकता है एसएससी मेथड से, क्विकर मेथड से, लेकिन वैसे नहीं बनाना है। इसमें पहले हम मानेंगे कि कुल खर्च x है,
फिर उसका इतना परसेंट ऋण पर ब्याज का है 20%, तो 20% निकाल एक्स का। फिर कह रहा है कि भाड़े पर खर्च का कितना, तो भाड़ा पर खर्च है हमारा 12.5%। हाँ हाँ, ऋण पर 17.5% है। फिर भाड़ा पर खर्च, भाड़ा पर जो खर्च है उसका निकाले कितना परसेंट है। उसके बाद क्या कह रहा है कि कितना परसेंट अधिक है, तो दोनों का खर्च निकाल लेंगे तो उसका प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे। प्रतिशत वृद्धि क्या होता है, जो ज्यादा है वो, फिर कम वाला माइनस और नीचे कम इंटू 100। जैसे कि एसपी माइनस सीपी बाई सीपी इंटू 100 का जो फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं परसेंटेज प्रॉफिट निकालने में, वही फॉर्मूला लगेगा एसपी माइनस सीपी बाई सीपी इंटू 100। कोर कंसेप्ट वही है, बस जहां जिसका जरूरत है उसको वैसे हम लोग यूज करेंगे। दूसरा, हाँ हम पूरा क्वेश्चन बना देंगे अभी हम। हाँ क्वेश्चन अभी हम बना देंगे। 2 क्वेश्चन कम से कम लिख लीजिए। इन दोनों का अनुपात कितना है, लिख लिए हैं? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं पहले, फिर आगे का लिखवाएंगे। लिखेंगे माना कि कुल खर्च बराबर x रुपया। ठीक है, कुल खर्च x रुपया है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऋण पर ब्याज का खर्च, ऋण पर ब्याज का खर्च ये 17.5% है। प्रश्नानुसार ऋण पर ब्याज का खर्च बराबर 17.5%। का प्रतिशत खर्च इतना हुआ। देयरफॉर ऋण पर ब्याज का खर्च x का 17.5%, यानी कि x गुने 35/200 कितना हो जाएगा, 7x/40। ठीक है, अब दूसरा क्या कह रहा है, भाड़े खर्च, प्रतिशत भाड़ा खर्च कितना दिया हुआ है, 12.5%। देयरफॉर भाड़ा खर्च बराबर x का 12.5%, तो हो गया 25x/200, 25×200। ठीक है, ये हो गया हमारा ऋण पर ब्याज का खर्च इतना रुपया, और यहाँ पे इतना रुपया। अब क्वेश्चन क्या है, कितना अधिक है, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर 7x/40 माइनस x/8 बटे x/8 गुने 100, ये 40 हो गया। 7x माइनस 5x बटे x/8 गुने 100, तो 2x/40 डिवाइडेड बाई x/8 इंटू 100, तो कैंसिल हो गया 20। 8/20 गुने 100 और 8×5 = 40, यानी 40% आंसर आया। नहीं, ऑप्शन वगैरह नहीं मिलेगा, सीधा सीधी क्वेश्चन रहेगा और आपको बनाना ऐसे ही है। हाँ 10th क्लास की तरह बिल्कुल। कोई पहले हम इसमें क्या कर सकते थे, 17.5 दिया है और 12.5 दिया है, तो 17.5 माइनस 12.5 बटे 12.5 गुने 100, इतना भी करेंगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन ये तरीका गलत हो जाएगा। हाँ तो प्रश्न संख्या अगले क्वेश्चन में यदि ऐसा कुछ आता है उससे, अच्छा कर दे रहे हैं रिपीट, एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। ये भाड़ा खर्च क्या बोल रही हैं आप, अगर फिर से कुछ रिपीटेशन होता है इसमें तो लिख देंगे कि प्रश्न संख्या इतने में भाड़ा खर्च बराबर इतना निकाला गया है।
और फिर उसका बार बार आपको हर डेटा निकालने का जरूरत नहीं है, तो आप उसमें लिख सकती हैं। और यहाँ पे देना क्या होगा, लास्टली अभिष्ट उत्तर इज इक्वल टू 40%, और फिर आंसर लिख दीजिए, ताकि हर तरीके से समझ में आ जाए कि इसका आंसर जो है 40% है। फाइनल आंसर ये 40% है, ठीक है। एक बार आप सुन लीजिएगा पुनीत। पहले हम लोग क्या किए कि ऋण पर ब्याज का खर्च निकालें। ऋण पर ब्याज का खर्च दिया हुआ है हमारा 17.5%। मान लिए कि कुल मूल्य जो है वो कुल खर्च x रुपया है, तो x रुपये 17% निकालेंगे किसका, x रुपये का। x का 17.5% निकालें, x का हम लोग 17.5% निकालें। और फिर उसके बाद भाड़ा खर्च दिया है 12.5%। भाड़ा खर्च कितना दिया है, 12.5, तो फिर x का 12.5% निकाले। अब कहता है कितनी वृद्धि हुई, तो वृद्धि हुई तो जो परसेंट प्रॉफिट का फॉर्मूला लगता था SP माइनस CP बाई CP इंटू 100, उसी फॉर्मूले पे हम लोग चलेंगे। जो बड़ा है उसको पहले, फिर छोटा, डिवाइडेड बाई छोटा इंटू 100, वो फाइंड कर लेंगे तो वो हमारा आंसर निकल जाएगा। इसका हम आपको बनाया हुआ, मेरे कॉपी में सब क्वेश्चन बनाया हुआ है, हम आपको भेज देंगे बना हुआ। और दूसरा क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन समझ में आया, बनाना बिल्कुल इसी तरह से डिटेल है लिखकर। और लास्टली ये आंसर इसलिए दे देंगे क्योंकि फाइनली लोग आंसर भी टैली करते हैं कि आंसर में कोई गड़बड़ी तो नहीं आया है। किसी का 39% आ गया, किसी का 38% आ गया, और बनाया सही ढंग से है। तो आंसर जब तक नहीं मिलेगा तब तक 6 में 6 नहीं मिलेगा, चाहे आप कितने भी अच्छी तरीके से बनाइए। आंसर 40% आ गया, उसको शो कर देंगे अच्छे से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे, फिर दूसरा नंबर देंगे। दूसरा नंबर क्या कहता है, ढांचे पर खर्च तथा भाड़ा खर्च का योग। तो ढांचा पर खर्च निकालेंगे हम लोग। ढांचा पर खर्च कितना, 20% है, तो x का 20% कितना हो जाएगा, x/5। ढांचा पर ये लिखेंगे दिया है, दिया है, ये इंग्लिश वाले जो लिखेंगे वो लिखेंगे गिवन। ढांचा पर खर्च बराबर 20%, ढांचा पर प्रतिशत खर्च। तो प्रश्नानुसार ढांचा पर खर्च बराबर x का 20%, यानी कि x/5। फिर क्या कहता है, भाड़ा का खर्च, भाड़ा पर प्रतिशत खर्च कितना है, 12.5। हाँ, लेकिन उतना लिखने और देखने से अच्छा है कि एक लाइन में निकल जाएगा। x का 12.5%, यानी कि 25x/200, यानी कि x/8 रुपया लिखना नहीं भूलेंगे। अब क्या कहता है प्रश्न का योग, तब इसका योग करेंगे। तो प्रश्नानुसार ढांचा पर खर्च, ढांचा प्लस भाड़ा का खर्च x/5 प्लस x/8। ये हो जाएगा। फिर क्या कह रहे हैं, कर और ऋण पर ब्याज का योग। कर का कितना है, 10%। हाँ, केस 1 लिख सकते हैं, केस 1, फर्स्ट पार्ट नहीं, केस 1 ही लिखते आए हैं। हाँ लिख सकते, इतना चल जाएगा। केस 2 में क्या कह रहा है, ऋण पर ब्याज का योग, कर और ऋण। तो कर पर खर्च, अब आप लोग डिटेल फिर लिखिएगा, ये हम डायरेक्ट निकाल देते हैं। कर पर खर्च कितना है, 10%, x/10, और ऋण पर ब्याज है ना
7x/40। तो फिर प्रश्नानुसार योग बराबर x/10 प्लस 7x/40। यही हड़बड़ी वहां नहीं दिखाना है, फिर उसी तरीके से सॉल्व करना है, जैसे पहले सॉल्व किए फिर वैसे ही सॉल्व करना है। अब इसका क्या मांग रहा है? अनुपात। तब फिर अनुपात बराबर, बस अनुपात लिखेंगे, उसमें वो डिटेल देने का जरूरत नहीं किसका किसका अनुपात। प्रश्नानुसार अनुपात बराबर कितना आया था पहले दोनों का योग? 13x/40 डिवाइडेड बाई 11x/40, यानी कि 13:11 आंसर। क्या कर दी? हाँ ए, ठीक है। नहीं, बस अनुपात लिखिएगा ना, ये अभिष्ट अनुपात लिखिएगा तो आंसर दे दिया जाएगा। ए और बी का लिखने का जरूरत नहीं, वो योग में हम लोग जनरली करते हैं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 एंड 2 दिस इज इक्वल टू दिस और दिस इज इक्वल टू दिस, ऐसे करते हैं। हाँ, अभिष्ट अनुपात, हाँ यहाँ ना अभिष्ट अनुपात, और यही सी को आंसर में घेर देंगे कि देयरफॉर अभिष्ट अनुपात बराबर 13:11 आंसर। साफ साफ दिख जाए कि 13/11 हमारा आंसर आया है। एक और क्वेश्चन लिखिएगा तीसरा, इसमें थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, बना लीजिए। ये पढ़ते समय थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, लेकिन बनाते समय फिर मजा आएगा। जब खुद से बनाने बैठिएगा समझकर, तब फिर मन लगेगा। हो गया? हाँ काट सकते हैं, क्यों नहीं, लिख सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर का यूज है इसमें। आप नहीं भी कैलकुलेटर लेकर जाना होता है, आप नहीं भी काटिएगा तो उसको लगेगा कैलकुलेटर से यूज करके काटा नहीं है, डायरेक्ट आंसर दिया है। सिंपल कैलकुलेटर, हाँ, कोई भी टेक्निकल उसमें ये नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर हटा देगा, चेक करके ले जाने देते हैं। नहीं, सिंपल जो 100-150 रुपये में आता है, इतना बड़ा वाला वही। एक क्वेश्चन और लिखिए इसमें, यदि विज्ञापन पर खर्च 2.1 करोड़ रुपये हो, यदि विज्ञापन पर खर्च 2.1 करोड़ रुपया हो, 2.1 करोड़ रुपए हो, तो भाड़ा खर्च तथा कर का अंतर कितना है? तो भाड़ा खर्च तथा कर का अंतर कितना है? इसको आप लोग बनाइए। इसमें हम बस थोड़ा सा हिंट कर दे रहे हैं कि विज्ञापन पर खर्च दे दिया 2.1 रुपया, कुल हम लोग मान लिए x रुपये, तो विज्ञापन पर खर्च का कितना है? 15%, तो 15x/100 बराबर 2.1 करोड़। तो x का वैल्यू निकाल लिए, कुल आ गया ये। अब जब कुल आ गया तो बाकी सब निकल जाएगा जो चाहते हैं, क्योंकि कुल पता नहीं है कि कुल खर्च कितना है, तो बाकी निकालने में परेशानी है। अब इस डेटा के थ्रू जो कुल खर्च है वो निकल गया, तो भाड़ा पर खर्च और कर का खर्च, हाँ x का नहीं, x का 15% बराबर 2.1 करोड़। वैसे भी बना सकते हैं 100 मानकर भी, हाँ 100 मानकर भी बना सकते हैं, हाँ हाँ, तो जितना परसेंट दिया तो उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये इजी वे में बनते जाता है। x का मान लिए कुल खर्च x मान के अभी तक हम बना रहे हैं, तो फिर नियम क्यों चेंज करेंगे बीच में? 100 बराबर 15%, यानी नहीं 2.1 15% है, ठीक है, हाँ 100 में निकालिए, और फिर उसके बाद किसका दिया हुआ है? भाड़ा का और कर का, तो भाड़ा का और कर का अलग अलग निकाल लेंगे। कभी कभी x मानना आसान लगता है, कभी कभी 100 मानना आसान लगता है, दोनों लेकर चलना चाहिए। कितना आया? लंबे में बस डिटेल लिखना है, यही तो आना चाहिए। दिया है, लिखेगा दिया है, हाँ तो बता दे रहे हैं, नहीं तो लिखना है, दिया है विज्ञापन पर खर्च बराबर 2.1 करोड़ रुपए, ठीक है, दिया है विज्ञापन पर खर्च बराबर 2.1 करोड़ रुपए, माना कुल खर्च बराबर x रुपए, हाँ x का 15, माना कुल खर्च बराबर x रुपए,
देयरफॉर x का 15% बराबर 2.1 करोड़। x का वैल्यू निकल जाएगा आपका x का 15% बराबर 2.1 करोड़। x बराबर 2.1 इंटू 100 बाई 15 करोड़। अब इसको हम लोग इतना बस कैलकुलेटर से डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे, क्या आएगा आंसर। कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ऐसे तो इजी वे में सॉल्व हो ही जाएगा। 3 से 21 और 3 5 15। हाँ 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 14 करोड़ ही आएगा। यानी कि 14 करोड़ आ गया। ठीक है, 14 करोड़ ये हमारा आ गया। अब क्या कहता है, भाड़ा पर खर्च। तो भाड़ा पर खर्च कितना दिया हुआ है, 12.5%। तो देयरफॉर भाड़ा पर खर्च 12.5 है ना, 14 का 12.5%, यही हो जाएगा 25/200। पहले लेकिन लिखेंगे इसको, भाड़ा पर खर्च 12.5%, 14 करोड़ का, तो 14 करोड़ इंटू 25/200। अब फिर इसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा भाड़ा पे खर्च आ गया। उसी तरह फिर निकालेंगे कर का और कर का खर्च, फिर कर का खर्च निकालेंगे। तो 14 करोड़ इंटू 10% है, 10/100, यानी कि 1.4 करोड़ ये निकल जाएगा इजी वे में। और ये निकलेगा 25/200। तो जो भी आएगा तो कुछ आएगा ना डेटा। हाँ 35/2 आ रहा है, नहीं 35/2 कैसे आएगा। हाँ 2 7 जा 14 और 2 4 जा 8, 7/4 आया। तो 7/4 को डिवाइड करके नहीं आएगा। हाँ वापस से उसको डिवाइड कीजिए, छोड़ दीजिए, कैलकुलेटर का यूज है इसमें, इसमें इतना समय नहीं लगाना है। हाँ कैलकुलेटर जब भी घर पे ही बनाइए, कैलकुलेटर पास में रख के बनाइए। टोटल आंसर कितना नंबर है, ये 3 नंबर, 35 लाख इसमें आ रहा है। हाँ 0.35 करोड़, ठीक है ना। हाँ फाइनल आंसर 35 लाख, यानी कि 0.35 करोड़। जिसका करोड़ में आ रहा है वो 0.35 आएगा, अदरवाइज 35 लाख। बस इसका अंतर कर रहा है तो दोनों को माइनस कर दीजिए। हाँ देयरफॉर अंतर बराबर, उतना क्यों कीजिएगा, जब कैलकुलेटर आपको मिला हुआ है तो आप बस निकालिए और माइनस भी उसी से कीजिए, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो कि फिर से माइनस करके हमको चेक करना पड़ेगा कि हम सही माइनस किए या नहीं किए। हाथ का उसमें कैलकुलेशन का इसमें यूज ही नहीं करना है, पेन का कैलकुलेशन सिर्फ कैलकुलेटर से। काटा कुटी कीजिए, हल्का फुल्का है 5/10 है तो उसको नहीं काटेंगे, वो कैलकुलेटर से करेंगे। लेकिन जो अब 7/4 है तो 7/4 को हम हाथ से क्यों करें, डायरेक्ट कैलकुलेटर से करेंगे और 2 डिजिट तक लिखेंगे। अगर 3 4 इस टाइप का कुछ है तो 1 डिजिट बढ़ाकर उसमें लिख देंगे, और फिर वैसे ही उसको माइनस करके 2 डिजिट तक देंगे और वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा लंबा उसमें डिजिट दे देता है कैलकुलेटर में, तो ज्यादा लंबा डिजिट तक भी नहीं जाना है। तो इसी टाइप का 2 क्वेश्चन इसमें आगे और है। अब एक क्वेश्चन हम सोच रहे थे कि 65वीं बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है बार ग्राफ का, उसको करवा देते हैं। 0.35 करोड़, हाँ, या तो 35 लाख, यानी कि थोड़ा समझने लायक है। और ये ध्यान रखिएगा हमेशा ना एग्जामिनेशन हॉल में कि हिंदी को जिसका हिंदी है वो हिंदी तो पढ़ेगा ही, और यदि कोई कंफ्यूजन लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है सही ढंग से, तो इंग्लिश उसका जरूर पढ़ेगा। क्योंकि जो होता है ना, वो इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट किया जाता है, तो ट्रांसलेट करने में सही अर्थ समझ में नहीं आ पाता है, तो उससे लगेगा क्या दिया है समझ ही में नहीं आ रहा, दिया रहेगा कुछ और आप समझ जाइएगा कुछ, आंसर भी कुछ और निकल जाएगा, और उससे कम 6 नंबर तो जरूर लेकर जाएगा। जिसमें क्लियर दिया हुआ उसका ठीक है, क्लियर दिया हुआ है,
लेकिन जिसमें थोड़ा सा भी क्लैरिटी का अभाव हो तुरंत उसका इंग्लिश पार्ट पढ़िए, और वो पढ़ने से कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। नहीं, स्टेप पे आंसर नहीं देता है, नंबर नहीं देता है। हाँ, स्टेप आपका रहना चाहिए सारा, लेकिन नंबर देगा। हाँ, स्टेप पे नंबर काट लेगा, लेकिन जब आप फाइनल आंसर ही आपका गलत है तब क्यों देगा स्टेप पे? क्या? फिर से रिपीट कीजिएगा पुनीत। 7.35 नहीं, 0.35, 0.35, ठीक है ना? स्टेप में नंबर काटेगा नहीं और ना नंबर जोड़ेगा, आंसर देखता है फाइनल। आप कोई भी मैथ बनाइए, पूरा स्टेप वाइज बनाइए, और आंसर ही आपका गलत है तो नंबर उसमें मिलेगा आपको? कभी भी नहीं मिलेगा। तो स्टेप में नंबर शॉर्टकट मेथड से बनाना नहीं ना है। ये बीपीएससी का जैसे एक आंसर 4 पेज में लिखना होता है, तो आप आधा पेज में उसको बना दीजिएगा। नहीं कर सकते हैं, एग्जैक्ट आंसर भी आ जाएगा तो आप उसको शॉर्टकट मेथड से नहीं बना सकते हैं। आप 10th का एग्जाम दे रहे हैं और कहिएगा कि 10 - 5/2 बराबर 10, बस उतना लिख, क्या समझ में आ रहा है कि आप क्या बनाए? उसको समझ में भी आना चाहिए ना कि आप क्या। 5 से 6 क्वेश्चन जनरली रहता है, 6 से कम नहीं रहता है। 6 नंबर का देता है तो 6 क्वेश्चन, 36 नंबर का एक डीआई रहता है। हाँ, टोटल 2 डीआई रहेगा 72 नंबर का। तो अब 65वीं में आया हुआ क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग। हाँ, बार ग्राफ का है। नीचे दी हुई बहुशलाका लेखा चित्र में, बहुत क्लिष्ट वर्ड है नीचे दी हुई बहुशलाका लेखा चित्र में, यानी कि बार ग्राफ में, डायरेक्ट लिखे नीचे दिया हुआ जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, नीचे दी हुई बार ग्राफ में भारत की विभिन्न कंपनियों की कारों के उत्पादन को हजार में दर्शाया गया है। भारत की विभिन्न कंपनियों की कारों के उत्पादन को हजार में दर्शाया गया है। कि कौन सा कंपनी कितना प्रोडक्शन कर रही है उसको हजार में दर्शाएगा, 6,000, 5,000, 10,000। हाँ, कारों के उत्पादन को, हाँ, कारों के उत्पादन को हजार में दर्शाया गया है। इसका अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये लिखने का जरूरत नहीं है, सीधे ग्राफ बनाइए। हाँ, उत्तर दीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसका कोर कंसेप्ट है कि एक एक सेंटेंस पढ़ते जाइए और उसको लिखते जाइए मैथमेटिकल फॉर्म में। पढ़ना है लिटरेरी फॉर्म में और लिखना है उसको कॉपी में मैथमेटिकल फॉर्म में। मैथ्स बनाने का सबसे आसान तरीका यही है कि पढ़े कि करो का मान, तो करो का मान पहले हम निकाल दिए। फिर पढ़े कि ऋण पर ब्याज, तो ऋण पर ब्याज हम निकाल दिए। फिर कहता उसका योग, तो उसका योग हम निकाल दिए। फिर आगे पढ़े कि फिर क्या कह रहा है। फिर कह रहा है इसका मान, तो उसका मान, फिर इसका मान, तो उसका मान, उसका योग, और फिर अंतर। तो स्टेप वाइज पढ़े और स्टेप वाइज निकालते चले गए। एक बार में पूरा पढ़ लिया और सोचे कि एक ही बार में फिर फाइनल आंसर कर दे, तो बार बार नहीं। तो पढ़ना है एक बार एक क्वेश्चन को पूरा, लेकिन फिर दोबारा जब पढ़ना है तो पहला लाइन पढ़े, किन कंपनियों के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम, यानी कि पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम और न्यूनतम की वृद्धि तथा हानि हुई है। तो अब इसको पहले समझेंगे। ये तो पूछ लिए कि अधिकतम और न्यूनतम की वृद्धि और हानि पूछ रहा है कि अधिकतम किस में उत्पादन हुआ और न्यूनतम किस में हुआ, यानी कि घट किस में गया सबसे ज्यादा, और उसका उत्पादन का प्रतिशत पूछ रहा है। तो पहले हम निकालेंगे, हर कंपनी का अलग अलग हमको निकालना होगा कि हर कंपनी का उत्पादन कितना हुआ। फिर उसमें हम देखेंगे कि किसका अधिकतम हुआ, किसका न्यूनतम हुआ, और फिर उसका डेटा देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। एकदम शांत दिमाग से चलना, थोड़ा सा भी दिमाग हड़बड़ाया तो बस एक क्वेश्चन गया। बाकी सब चीज में हड़बड़ा, क्योंकि हिस्ट्री का क्वेश्चन आपको याद है, आप फरवरी में लिख सकते हैं। करंट का क्वेश्चन का डेटा आपके पास है, तो इसका तो आपके पास बस दिया हुआ उससे आपको निकालना है ना। वहां तो निकालना कुछ नहीं है, जो आप पढ़ के गए वही आपको लिखना है, और यहाँ पढ़ के यहीं पे समझ के और यहीं पे लिखना है। पहला क्वेश्चन अभी लिखे नहीं, पहले ग्राफ बना देते हैं।
यह 6, यह 14 और है ये 21। यह 14 और यह 21 और यह होंडा। ये है 12, ये 18 और ये 18। ये है जनरल मोटर्स का। फिर दे रहा मारुति का 5, 9 और 15। 5, 9 और 15। 5, 9 और 15। ये है मारुति का। और फिर हिंदुस्तान मोटर्स का है 16, 9 और 12। 16, 9 और 12। 16, 9 और 12। यह हिंदुस्तान मोटर्स। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन होगा जो डेटा दिया हुआ है। और इसमें क्या कह रहा है, ये जो सफ़ेद वाला पोर्शन है ये है 2002 से 3 तक का। फिर ये जो पोर्शन है यह है 2003 से 4 और ये है 2004 से 5, यानी अलग अलग साल का दे दिया है। ठीक है, अलग अलग साल का दिया। इससे क्या समझेंगे, 2002 से 3, 3 से 4 और 4 से 5। अब इसमें क्वेश्चन लिखिए। अच्छा लिख लीजिए। नहीं, 2003, 4 और 4, 5 का नहीं, पहला ईयर 2002 से 3 और फिर 2004 से 5। इसमें बीच वाला गायब हो गया। इनिशियल से फाइनल में प्रोडक्शन में क्या अंतर आया, बढ़ा घटा क्या हुआ। हाँ, 65th में आया हुआ ये बार ग्राफ। 65वीं का क्वेश्चन देखिएगा ना तो उसमें दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन लिखिए, किन कंपनियों के उत्पादन में पिछले वर्ष के तुलना में अधिकतम और न्यूनतम की वृद्धि तथा हानि हुई है। पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम और न्यूनतम की वृद्धि तथा हानि हुई है। पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम और न्यूनतम की वृद्धि तथा हानि हुई है। वास्तविक प्रतिशत का उल्लेख भी कीजिए। वास्तविक प्रतिशत का उल्लेख भी कीजिए। पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम और न्यूनतम की वृद्धि तथा हानि, यानी कि 2002 से 3, 3 से 4 और 4 से 5। तो पिछला वर्ष यानी कि 2003-4 के लिए पिछला वर्ष हो जाएगा 2002-3। हाँ, और 2004-5 के लिए पिछला वर्ष हो जाएगा 2003-4। तो दोनों का कंपेयर करेंगे। तो पहले इसके लिए हम लोग चार्ट बना लेंगे। कुल 36 नंबर का।
कितना क्वेश्चन है इसमें? 4 क्वेश्चन है ना, तो 9 चौक क्या? इसमें पहले एक चार्ट तो बनाना पड़ेगा। ये 4 क्वेश्चन है तो 9 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया ये। हाँ, पहले एक चार्ट बनाएंगे, होंडा कंपनी है तो होंडा का, फिर हमारा जनरल मोटर्स है, फिर मारुति है, फिर हिंदुस्तान मोटर्स है। अब 2002-3 से 2003-4 इसका है, फिर 2003-4 से 2004-5। अब किसमें क्या वृद्धि हुई? तो होंडा का लेते हैं, तो 2002-3 में कितना है? 6, और फिर है 14, तो वृद्धि 14 माइनस 6/6 गुने 100, ये कितना आ जाएगा? 8 6 14, यानी कि 400/3 कितना आता है? 34%। ये इसका हो गया। यही डेटा बस चार्ट बना देना है। 3 4 से 4 5, 3 4 से 4 5, यानी 21 माइनस 14/14 गुने 100, तो 21 में से 14 गया 7, यानी 50%। हाँ, वृद्धि परसेंट, जिसमें वृद्धि निकलेगा उसका वृद्धि। अब जिसमें हानि दिखा रहा है, जैसे इसमें 16 से हो गया 12, 9 से 12, इसमें जिसमें वृद्धि है वृद्धि शो करेंगे। तो अब तो 10-15 मिनट कम से कम लग जाएगा। तो 65वीं का ये क्वेश्चन आप लोग देखिएगा बार ग्राफ का, और इसको बना के दिखाइएगा। फिर कोर कंसेप्ट तो समझ में आ गया कि कैसे बनेगा। ये चार्ट बन जाएगा ना तो सॉल्यूशन हो जाएगा कि सारा का डेटा आपको मिल गया, और फिर आगे जो जो क्वेश्चन पूछते जाएगा, 4 ही क्वेश्चन है,